हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आपसे आपको चैप्टर पे हमारा डिस्कशन होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें ये जानना होगा कि इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में चैप्टर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करता है, यानी क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में जिसमें हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि कैमरा आजकल सबसे ट्रेंड में है, कैमरा, सेल्फी, मोबाइल कैमरा। तो कैमरे में बेटा क्या यूज होता है? लेंस। तो ये लेंस किसका पार्ट है? लाइट का ही पार्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेंस कैसे काम करता है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे बाइक में, कार में इतना छोटा साइड मिरर लगा होता है और इतनी बड़ी रोड को वो कवर करके दिखाता है। पीछे ट्रक आ रहा है ना, कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है, ये सब कौन बताता है? हमारा मिरर बताता है। कौन सा मिरर? कौन सा? साइड मिरर। तो बच्चों साइड मिरर कैसे काम करता है? ठीक, लेंस कैसे काम करता है? हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है लेंस चेंज कराइए, लेंस सजेस्ट करता है। तो ये लेंस आखिर जो हम पढ़ते हैं, लेंस, ये सब चीज़ें लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे काम करती हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक, हमें कोई बहुत दूर की चीज़ देखनी है, नेक्ड आई से हम नहीं देख पा रहे हैं, किससे देखेंगे? हम टेलीस्कोप से देखेंगे। पास की कोई बहुत छोटी चीज़ है, ठीक, जैसे मेडिकल साइंस में आप देखते हैं, ठीक, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या देखते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो उसमें लेंस लगा है। तो कैसे ये लाइट और लेंस का कॉम्बिनेशन है, कैसे लाइट का लेंस के साथ इंटरेक्शन है, हमारी आइज़ के साथ कैसे इंटरेक्शन है, इन सारे सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में मिलेगा। तो बच्चों चलो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हम अपना ये चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों इस चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं, सीबीएसई ने हमसे पूछे हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए और टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं इस चीज़ को। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आप लोग हेडिंग लगाओ। सबसे पहले हम डालेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? तो आप जानते हैं साइंस एक बहुत बड़ा ब्रांच है। साइंस ब्रांच क्या है? साइंस एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे। एक ब्रांच होती है, ठीक, किसकी? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील, आप लोग लिखना चाहें लिख लें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील या वी स्टडी नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स क्या है? देखिए ये सब पूरा जो चैप्टर है ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, ऑप्टिक्स आप 12th में जाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी एक पूरी यूनिट है, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर ये चैप्टर ही स्टडी करेंगे। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के नेचर को स्टडी करते हैं, लाइट का लेंस के साथ क्या इंट्रैक्शन है उसको स्टडी करते हैं, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिक्स दो तरह की होती है बेटा। ऑप्टिक्स हमने बता दी साइंस की ब्रांच है जिसमें लाइट को पढ़ते हैं। अब देखो बेटा इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, क्या पढ़ते हैं बेटा? रे ऑप्टिक्स, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। अब ये ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, लाइट के अंदर दो तरह का नेचर है। लाइट कैसी? डुअल नेचर की है। कुछ लोग कहते हैं ये रे की तरह फॉर्म करती है, कुछ लोग कहते हैं ये वेव की फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे जो हमारे 10th सिलेबस में है वो हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक, वेव ऑप्टिक्स को हम पढ़ेंगे 12th में, 11th में, जब 12th में जाएंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स को। फिर से बता देते हैं, जो लाइट का नेचर है वो रे की फॉर्म में भी है और वेव की फॉर्म में भी है। ठीक, तो हम यहाँ पे किसको पढ़ने वाले हैं? रे ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इतनी बात तो हो गई कि कौन सी ब्रांच में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, दो तरह की होती है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक तो वेव ऑप्टिक्स। तो हम हमारे सिलेबस में क्या है? रे ऑप्टिक्स है, तो हम रे ऑप्टिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? पूरा चैप्टर ही लाइट का है, तो लाइट है क्या? तो देखिए आप समझिए कि आप कमरे में गए, पूरा अंधेरा है, लाइट नहीं आ रही, रूम आपने खोला, पूरा अंधेरा है। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? कोई चीज़ आप देख नहीं सकते, अंधेरे में कोई चीज़ आप नहीं देख सकते जब तक लाइट नहीं है। तो यार लाइट क्या है? देखने में हमारी हेल्प करती है, बस यही लाइट, ये डेफिनेशन होगी। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखना चाहें लिख लें आप, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। खत्म, यही होगी डेफिनेशन। कुछ बहुत बड़ा तीर इसमें नहीं मारना है, सीधे आपको बताना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ये हमारी लाइट होगी। ठीक है बच्चों,
अब देखिए कैसे हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, देखिए आपने बेटा कमरे में लाइट जलाई, ठीक है, तो सबसे पहले लाइट क्या होती है, जिस चीज को हमें देखना होता है उस चीज पे लाइट जाके गिरती है। पहले वहां लाइट जाके ऑब्जेक्ट पे गिरी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आई और आंखों पे रेटिना पे वो मीट की, तो हमें उसका इमेज बना। तो यानी हमें किसी चीज को देखने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज बेटा हमारे पास लाइट होना चाहिए, अंधेरे में हम कोई चीज नहीं देख पाते। दूसरी चीज हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए। क्या होके आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए। तीसरी चीज वो मीट करनी चाहिए, रेटिना पे मीट करनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो हम किसी चीज को नहीं देख पाते। जैसे लाइट ही नहीं तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए स्पेस में हम जब देखते हैं तो स्पेस हमें क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। क्यों अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि भैया लाइट जा तो रही है, स्पेस से लाइट निकल तो रही है, लेकिन कहीं पे गिर नहीं रही, स्ट्राइक नहीं कर रही है। ठीक, मान लो इधर सन है, देखो बेटा इधर सन है, सन से लाइट आ रही है इसके अंदर स्पेस में आकर, तब जा करके ये कहाँ पहुंचती है बेटा, अर्थ पे। ऐसे समझो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, अब समझ आएगा आपको। देखो बेटा यहाँ मान लो आपका, यहाँ मान लीजिए आपका सन है, ठीक, ये पूरा आपका स्पेस है, और ये आपका अर्थ है। अब देखिए लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो जब स्पेस में आप देखोगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि भैया लाइट आ तो रही है लेकिन कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं जहाँ पे वो टकराए। तो जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जहाँ पे कोई टकराने की वजह नहीं है, तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको अंधेरा ही दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको वहाँ क्या अंधेरा दिखाई देगा। अब जैसे अर्थ के अंदर आई लाइट दिखने लगती है, क्योंकि भैया अर्थ क्या है, डस्ट पार्टिकल है, टकराती है, तभी तो लाइट दिखाई दे रही है। हमारे कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, हमें दिखती है क्योंकि लाइट वहां से ट्यूब लाइट से, बल्ब से टकरा के ऑब्जेक्ट पे आती है, ऑब्जेक्ट से हमारे आए पर। अगर कहीं टकराने की व्यवस्था ना हो तो हमें अंधेरा, हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी, अंधेरा ही दिखाई देगा। अब उजाला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि क्या है, डस्ट पार्टिकल है। स्पेस में अंधेरा क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है भाई, इसलिए अंधेरा है। अर्थ पे हमें दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि बच्चे अर्थ पे डस्ट पार्टिकल है, इसलिए हमें लाइट दिखाई देती है। तो लाइट को बेटा दिखने के लिए, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखने के लिए क्या है, लाइट होना चाहिए। लाइट का रिफ्लेक्ट होना भी बहुत जरूरी है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। यानी लाइट टकरा के तो आ रही है, ठीक, तो हमारे आईज पर उसका इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। जैसे देखो ये पैरेलल लाइट चल रही है, नहीं दिखाई देंगी, ठीक, आपको नहीं दिखाई देंगी, नॉट विजिबल, क्योंकि इसका कहीं इंटरसेक्शन नहीं बनना है। ओके, और फिर मान लीजिए एक पोर्शन ऐसा है, ऐसे आके लाइट एक जगह मिल रही है, तो ये हमें लाइट क्या होगी, दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंटरसेक्शन हो रहा है। बात समझ गए, इतनी बात हमने बताई। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है बेटा, ऑप्टिक्स हमारा क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचर ऑफ लाइट, डीलिंग विद द लेंसेज, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। ठीक है, ये नेचर ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। ओके, लाइट पर ऑप्टिक्स पढ़ लिया हमने। अब ऑप्टिक्स बेटा दो तरह की होती है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में है, ठीक, तो हम रे ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे, इतनी सारी बात, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए पॉज करना पड़ा। चलिए, तो हमने बात कर ली थी लाइट के बारे में, रिवीजन करा रहे थे। लाइट का लाइट इमेज बनने के लिए हमारे पास, मतलब दिखने के लिए लाइट चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए और इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, ये विजिबल नहीं होंगी, ये विजिबल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें हमने बात करी थी। तो चलिए अब हम कुछ बारे में, कुछ फैक्ट, लाइट के बारे में कुछ फैक्ट की बात करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। रेडी बेटा, चलिए, तो हम देखेंगे क्या देखेंगे, फैक्ट्स अबाउट लाइट। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट लाइट। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछते हैं, क्या 1 सेकंड में लाइट अमेरिका पहुंच जाएगी? आप थोड़ी देर सोचेंगे कि यार जाएगी कि नहीं जाएगी, अमेरिका तो बहुत दूर है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड के हिसाब बजाय अगर हम किलोमीटर में लिख लें तो बेटा कितने आएगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी भैया लाइट की स्पीड कितनी है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और आप जानते हैं पूरी अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो केवल कितनी है, यहाँ पे
समथिंग, आप जानिए कि ये 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस है पूरा। अगर हम देख लें तो 6400 और जोड़ लें 6400 तो कितना हो गया ये 12800, बस 12800। मतलब अर्थ के यहाँ चलिए अर्थ खत्म कितने पे 12800 पे 1 सेकंड में। और यहाँ देखिए 1 सेकंड कितना जा रही है 3 लाख किलोमीटर। तो भैया अमेरिका पे पहुंच जाएगी लाइट और पता नहीं कितने राउंड लगा लेगी ये, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और ये कितनी है केवल 12800। सोचिए जिस अर्थ पे हम रहते हैं केवल 12800 उसका डायमीटर, एक कोने से दूसरे कोने तक। आगे बात करेंगे स्पीड हो गई, ये स्पीड है लाइट की, लाइट की इतनी स्पीड है। ओके, अगले हम बात करेंगे इस पर कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या आप कह सकते हैं टेंड्स टू ट्रेवल। इसका क्या मतलब भैया जी, देखिए लाइट जब चलती है तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, या टेंड्स, कभी कभी कुछ ऐसे मिराज वगैरह आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। देखिए जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, ठीक, लाइट आई तो हमारे पीछे क्या शैडो बन जाती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन ना चल रही होती तो लाइट ऐसे आती, ऐसे जाके ऐसे सर पे ऐसे मुड़ जाती, तो हमारी शैडो ना बनती। लेकिन शैडो का बनना ही ये शो करता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। शैडो का बनना ही ये शो करता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये आप बात जान लीजिए कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। बात समझ गए हम। चलिए अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी एक मीडियम में इज कांस्टेंट। देखिए मान लीजिए पानी क्या है, वाटर। तो वाटर में जब लाइट जाएगी, जब तक वाटर में रहेगी इसकी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, पूरे वाटर में इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे ही वाटर को पार है किसी और मीडियम में जाएगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। ओके, तो एक मीडियम में कांस्टेंट है, जैसे मीडियम चेंज करेगी अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड बेटा अलग अलग है, ठीक है। और हम कुछ फैक्ट इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, कई सारे बंडल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इस चीज को आप समझ लें, कई सारी रेज को जो है जो बंडल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए एक होता है कन्वर्जेंट एक्शन, एक होता है डाइवर्जेंट एक्शन, ये भी समझ लीजिए। कन्वर्जेंट एक्शन, कन्वर्जेंट एक्शन क्या होता है, देखो बहुत सारी लाइट रे आ रही है और एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक, क्या कर रही है, बहुत सारी लाइट्स आ रही है और एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो भैया जी इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ यहीं पे समझ लें आप, डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ लाइट, एक पॉइंट से लाइट चारों दिशाओं में हर तरफ फैल रही है, तो यार इसको डाइवर्ज बोलेंगे। नहीं, ट्रैफिक डाइवर्ज है या रास्ता डाइवर्ज आपने पढ़ा हुआ, डाइवर्ज मतलब आप अब जिस रास्ते आ रहे थे उससे बदल लीजिए अपना रास्ता। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, डाइवर्ज होना, यानी लाइट स्प्रेड हो रही है तो डाइवर्जेंट, लाइट एक जगह पे कलेक्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट एक्शन। तो ठीक है भैया जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो बड़े, चलो बच्चे आगे हम बात करेंगे। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ये बात हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ये भी अपने टॉपिक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, ये तो हमने शुरू कर लिया, बता दिया आपको कि जो लाइट का नेचर है वो क्या क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है बेटा जी, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज देखो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये हमारा मिरर है, एक तरफ हमने इसको पॉलिश कर दिया है ना, ये हमारा मिरर तैयार हो गया। देखो इस पे लाइट बेटा आ रही है, लाइट आई और यहाँ पे टकरा के वापस चली गई सेम मीडियम। फिर समझो कुछ नहीं है, लाइट आई किसी पॉइंट पे टकराई मिरर के, सेम मीडियम वापस चली गई। भैया जी इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रीडिंग बेटा, ओके। यानी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, स्ट्राइक एट अ पॉइंट एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक,
कुछ नहीं यार, इसको क्या बोलेंगे हम, ये आ रही है इंसिडेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। आ रही है तो इंसिडेंट, और इसको क्या रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और भैया जहां बेटे टकराती बच्चे तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। जहां पे टकराए वहीं पे परपेंडिकुलर खींच दीजिए 90, ये तो जानते हो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखा कि कोई पूछे आपसे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल बताएं आप, लाइट आती है टकरा के वापस चली जाती है, इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा कैसे, देखिए व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मीडियम एंड रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम या गोज बाउंस बैक इन सेम मीडियम, so this phenomena is called reflection of light. Light falls at a point, when light falls on a surface and goes bounce back in same medium, this phenomena is called reflection of light. बेटा जी ये इंसिडेंट रे होती है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है तो उसके रिफ्लेक्टेड, और जहां टकराई वहीं पे स्केल रख के सीधी लाइन खींच दो 90 डिग्री एंगल बनाते हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे से समझेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूँ। ओके, तो हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला लॉ, बहुत आसान, सबसे पहला लॉ क्या है भैया जी, ये लाइट आ रही है, ठीक, तो हमने बताया जहां टकराए वहीं पे आप नॉर्मल खींच देना, और ये वापस चली गई, तो जितना एंगल ये आते हुए बनाएगी, मान लीजिए 40 डिग्री की बनाया, उतना ही एंगल ये जाते हुए बनाएगी। यही है पहला लॉ, कुछ नहीं है कि भैया लाइट रे आ रही है इंसिडेंट रे, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस हो रही है तो इसको हम, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बेटा आई से नोट करते हैं, और इसको बोलेंगे, इस वाले एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। तो पहला लॉ यही बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सिंपल। ठीक, अब इससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने सबसे पहला लॉ क्या है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, जितना एंगल आते हुए बनाएगी उतना एंगल ये जाते हुए बनाएगी, आते हुए जाते हुए बराबर, दैट इज फर्स्ट लॉ। क्लियर है? अब देखिए आई इज इक्वल टू आर। अब देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इरेजर, चलिए देखें, पहला लॉ हमने आपको बता दिया, देखिए कैसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मान लीजिए ये आपका सरफेस है और एग्जाम में ऐसा आ गया आपके पास, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दें, अगर आप इसका आंसर निकाल लेंगे तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपका अच्छा सा तैयार है। चलिए ठीक है, ये इंसिडेंट रे है ए बी सी रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। आपको बोला गया भैया जी एंगल आई बताओ, और यहाँ पे ये है 160। ठीक, बोल रहा है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 160 डिग्री। आप वीडियो पॉज करके इसको लगा सकते हैं और आप बाद में मिलाएंगे, अगर आपका आंसर सही आ जाए इसका मतलब आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। देखो यहाँ पे अगर देखें आप तो दो एंगल है। ठीक, देखो यहाँ नॉर्मल खींच दो आप, ठीक, आई और आर, इतना आई है इतना आर है। आप रूल जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई और आर बराबर होंगे, तो ये जो 160 है ये दो हिस्सों बराबर हिस्सों में तोड़ देना, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल आई x होगा तो ये भी x होगा, दोनों बराबर है, और x और x मिलके कितना है 160 है, तो बेटा ये कितना हो गया इतना, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। तो हम बड़े आसानी से बता पाएंगे कि एंगल आई 80 डिग्री है, तो ऑब्वियसली एंगल आर कितना है वो भी 80 डिग्री है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको क्या दिया था, सिर्फ ये बीच का एंगल दिया था और आपसे पूछा था कि आप एंगल आई और आर बताएं। सिंपल सी बात है, बता लेंगे आप। मान लीजिए क्वेश्चन और ऐसे फ्रेम होता है, ठीक, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आता है, ठीक, ये सभी उसी का एप्लीकेशन है जो लॉ हमने पढ़ाया है। मान लीजिए इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और एंगल ये दे दिया आपको 45 डिग्री, और आपसे पूछा है
कि बताइए एंगल आई प्लस एंगल आर कितना होगा। वीडियो पॉज करें, कोशिश करें लगाने की, जब आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने अच्छे से सीख लिया। देखो ये 45 है, ऑब्वियस सी बात है, पूरा ये 90 होता है तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। अच्छा जब ये 45 आते हुए 45 तो जाते हुए भी 45, तो बेटा एंगल आई कितना आ गया 45 और एंगल आर कितना आ गया 45। हमसे पूछा क्या गया है एंगल आई प्लस एंगल आर, तो बेटा 45 प्लस 45 कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ठीक, तो ये हमारी बात थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक, पहले लॉ की जिस पे क्वेश्चन जितने बन सकते थे हमने बताया। अब देखिए एक क्वेश्चन और समझिए, एक कॉन्सेप्ट और समझिए यहाँ पे। मान लीजिए कोई परपेंडिकुलरली गिर रही है, लाइट ऐसे नहीं आ रही, ऐसे ना आ रही है ना ऐसे आ रही है, वो सीधे 90 डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है। क्या होगा, ये लाइट ऐसे आ रही है ऐसे, आप कहेंगे कि 90 डिग्री एंगल आ रही है, ठीक है, तो नॉर्मल कहाँ होगा, बिल्कुल यहीं पर होगा, तो नॉर्मल भी इसी नीचे छिप जाएगा। तो जितना एंगल, आप देखिए ये लाइन और ये एक लाइन और इस पर खींचे, इनके बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट इसको होना ही है। तो जब एंगल आई 0 है तो रूल के हिसाब से ये भी 0 होना चाहिए, तो यानी रिफ्लेक्ट हो, ये आ तो रही है, जाएगी भी ऐसे ही उल्टा उसी पे चली जाएगी, ऐसे आ रही थी वापस उसी पे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक 90 डिग्री, बताइए एंगल आई कितना है और एंगल आर कितना है। क्योंकि आई और नॉर्मल चूंकि इसी पर होता है बेटा, देखिए इसके नीचे छिप जाएगा, तो दो लाइन जो ऊपर नीचे हैं तो उनके बीच एंगल कितना है, पैरेलल समझ लीजिए, क्या है 0 डिग्री। ठीक, ये चीज भी आपने समझना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लेंगे। अब देखो बेटा सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल क्या है कि मान लीजिए लाइट यहाँ पे गिर रही है, ठीक, इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे नॉर्मल। तो क्या बोलता है ये तीनों चीजें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक बात बताओ, लाइट गिरेगी यहाँ से क्या निकलेगी यहाँ से, नहीं, यहीं से इसी प्लेन में सब कुछ होगा। मान लीजिए ऐसे हम टार्च मार रहे हैं, इस पे लेजर लाइट मार रहे हैं, तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इसी बोर्ड से तो वापस आएगी। ऐसा तो नहीं यहाँ पे आपने टार्च मारी, इसकी रोशनी वापस होके दीवार से वापस आएगी या कहीं बाहर से आएगी, तो उसी प्लेन पे सब कुछ होगा। यही दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस भैया जी यही है। क्या होगा, तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें, ऑल का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बस यही है, ये है दूसरा लॉ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, तो बेटा दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा क्या होता है, जिसमें सरफेस आपका कैसा होता है, सरफेस बेटा आपका स्मूथ होता है। कैसा होता है बेटा, स्मूथ सरफेस, यानी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस, कैसे बेटा होगी, लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, देन दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और बेटा ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, है ना। अब आप रफ और स्मूथ क्या होता है, जैसे देखो पेपर है, दीवार है, ये सब रफ सरफेस हो गए, ठीक, और स्मूथ सरफेस क्या होगा, जैसे आपका मिरर, शीशा, है ना, लुकिंग मिरर, वो सब क्या है, स्मूथ है। और ये पेपर, रफ, दीवार, कंकड़, पत्थर, ये सब क्या है, रफ है। तो स्मूथ में कैसे होगा, जैसे मान लीजिए स्मूथ है, ऐसे लाइट आ रही है, ठीक, ऐसे लाइट आ रही है, तो ये इस तरह से जाएगी, ऐसे जाएगी। मतलब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में इसका रूल फॉलो होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, लेकिन इरेगुलर में कोई फॉलो नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे जिगजैग करके है, लाइट ऐसे आ रही है, यूं जा रही है ना, ऐसे है, इस तरह जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं, ओके, चलो बेटा। हेलो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पढ़ा था लाइट के क्या फैक्ट्स हैं वो हमने पढ़े थे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने आपको कई तरह के क्वेश्चन कराए थे। आज हम बात करेंगे इस पर कि इमेज के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमेज जो बनाता है हमारा मिरर, कितने टाइप की इमेज होती है। तो पहला होता है बच्चा रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, देखो
द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। सारा खेल स्क्रीन का है, अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके तो रियल इमेज है, असली है भाई, जाहिर सी बात जो स्क्रीन पे आ रही है असली है, मतलब वो रियल इमेज है। ओके, और वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक, देखो रियल इमेज का मतलब ये होता है जब रेस रियली में कट करती है, तो जहाँ पे कट करती है वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वर्चुअल इमेज में वो रियल में नहीं कर, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बनाएंगे जब, यहाँ पे रियल में कट नहीं करती, अपेयर टू मीट होती हैं, रियल में मीट नहीं करती हैं, अपेयर टू मीट होती हैं, यानी उनको पीछे बढ़ाने पे वो इमेज हमें मिलती है। तो सिंपल सी बात हम कह देंगे, कोई पूछेगा व्हाट इज रियल इमेज, सिंपल सी बात, द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इन रियल इमेज रेस मतलब रेस मीट, एक्चुअली मीट, और इसमें अपेयर टू मीट। ठीक, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। चलिए चलो बच्चों, फिर हम शुरू करते हैं इसके आगे का टॉपिक। हाँ, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो देखो बेटा, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, इधर हम पॉलिश कर दे रहे हैं तभी ये प्लेन मिरर बनेगा, इधर हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ बेटा हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ। अब देखो यहाँ से दो रेज चल रहे हैं, देखो बेटा ऐसे आया, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, ध्यान समझना बेटा। ओके, और फिर हमारा क्या हुआ? एक रे मान लो यहाँ पे गिरा और वो इधर चला गया, ऐसे चला गया, थोड़ा सा इस तरह ऐसे चला गया। तो ये आगे कहीं नहीं मिल सकते क्योंकि इनके बीच फैलाव हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम पीछे बढ़ा देंगे, है ना, तो ये जा करके कहीं ना कहीं पर ऐसे बेटा मीट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? कहीं ना कहीं पर ये मीट कर जाएंगी। ऐसे आप मान लीजिए ये, तो जहाँ पे मीट करेंगी, जहाँ पे भी मीट करेंगी वहाँ पे क्या बनेगा? इसका इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? इमेज बन जाएगा। तो कुछ नहीं, सिंपल देखो, ये ऑब्जेक्ट था, बहुत सारे लाखों हजारों बहुत सारी रेज यहाँ निकलती है तभी जाके पूरा कंप्लीट बनता है, लेकिन केवल दो ले रहे हैं समझने के लिए। देखो एक रे गई इधर चली गई, एक रे इधर चली गई। जब हमने इनको पीछे बढ़ाया तो जहाँ पे कट की वहाँ पे क्या बन गई? हमारी इमेज। लेकिन ये असल में नहीं काट रहे हैं, हमने अभी पीछे बढ़ाए थे, असल में नहीं काट रही, ये अपेयर टू मीट हो रहे हैं, पीछे बढ़ाने पे लग रहा है कि मिलेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी हमारी क्या बन गई? वर्चुअल इमेज। यहाँ पे कहीं आप आई कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है? आपकी आई है, ये आई कंसीडर कर लीजिए, यहाँ से आपको ये दिख जाएगी। ठीक, ये पीछे बढ़ते हुए इमेज हमारी बन जाएगी। तो इमेज कैसी है? इमेज की क्वालिटी क्या है? वर्चुअल इमेज, है ना। और दूसरी चीज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। याद रखना, क्या बनेगी प्लेन मिरर में? बिहाइंड द मिरर। देखो जो इसमें अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जितना अभी तक हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड करीब 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखते रहेगा। ओके, चलिए, तो हमने इसमें क्या सीखा कि हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक, इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है, रेज चलती है, ऐसे जाती है, फिर उनको पीछे बढ़ा देते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाता है? वर्चुअल इमेज मिल जाता है। ठीक है बेटा, चलिए ओके। हाँ, देखिए बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा ये है कि यूज ऑफ प्लेन मिरर। हमारा प्लेन मिरर बेटा कहाँ कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहले बार्बर शॉप, बार्बर शॉप में आप बाल कराने जाते हैं, देखते होंगे पीछे के हमारे जो बैक साइड का, जो हम जब बार्बर बाल काटता है तो हमारे पीछे कैसे बाल काट रहा है वो देखने के लिए एक आगे मिरर होता है, एक पीछे मिरर होता है, और हमारी बहुत सारी हेड दिखाई देते हैं, बहुत सारे हेड्स हमारे दिखाई देते हैं लाइन से। तो मिरर की सेटिंग होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, पहले पूछता है कि यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो नंबर 1, बार्बर की शॉप पे जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। जो हमारे घर में मिरर होता है जिसमें हम सुबह उठ करके नहा धो करके अपने बाल वाल अपना शकल वकल देखते हैं, वो क्या है? ड्रेसिंग मिरर है, उसको लुकिंग मिरर भी कहते हैं, वहाँ पर भी प्लेन मिरर का यूज होता है। आगे बेटा पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप, ये हम आपको आगे बताएंगे। डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम कोई ऊपर की चीज़ देखते हैं। फिर सोलर कुकर, तो आप जानते हैं सोलर कुकर में क्या होता है? लाइट ऐसे आती है और प्लेन मिरर की हेल्प से ऐसे यहाँ लाइट गिरी और सीधे आपके खाने पे जाती है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। तो ये आप नोट कर लिए, ये यूज ऑफ प्लेन मिरर है। ओके बेटा, चलिए अब हम आज डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? लाइट इज एन, दो तरह की वेव होती है, आपने पढ़ा होगा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो बताओ बेटा लाइट कौन सी वेव है? याद रखना बेटा, रट लो और समझ लो इसको। लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा 1 मार्क्स के लिए कि विच टाइप ऑफ लाइट वेव इज, तो आप बताओगे ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। साउंड कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स। याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, आपको पता है 1 सेकंड में लाइट कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर, या ऐसे आप कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर कहता है बेटा ये देखो
वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो लाइट हम देख सकते हैं, लाइट तो बहुत सारी रेंज की है, लेकिन जो जिसके लिए हमारी आंखें मतलब सेंसिटिव हैं, जिसके लिए हमारी आंखें देख सकती जितनी लाइट, उसकी वेवलेंथ कितनी है? तो बच्चा मेरे याद कर लो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट होती है लेंथ नापने की, बहुत छोटी यूनिट होती है। कितनी है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। फिर आइए बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, याद रख लीजिए सिल्वर। ठीक है बेटा, क्या है? सिल्वर। ओके, अब हम बात करेंगे आगे क्या है? अ वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या भरोगे बेटा? वर्चुअल इमेज कैन या कैन नॉट। ध्यान से देखो बेटा, हमने बताया था वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हो क्योंकि वो रियल है इसलिए स्क्रीन पे आ रही है, वर्चुअल इसलिए वो नहीं आ रही। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। फिर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर बेटा याद कर लो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ओके बेटा, चलिए देखो बेटा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है? देखो कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी बहुत सारी लाइट आ रही है ऐसे, है ना, ऐसे, और एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है, तो इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस। ये क्या होता है बेटा? कन्वर्जेंस, यानी व्हेन लाइट कम्स एंड कलेक्ट एट अ पॉइंट या लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट देन दिस एक्शन इज कॉल्ड कन्वर्जेंस एक्शन ऑफ लाइट। अब डाइवर्जेंस एक्शन ऑफ लाइट क्या? यहाँ से लाइट चल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस एक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है भाई। बहुत सारी लाइट आगे एक पॉइंट मिल रही है तो कन्वर्जेंस, और बहुत सारी लाइट मतलब एक पॉइंट लाइट चारों डायरेक्शन अलग अलग स्प्रेड हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस एक्शन ऑफ लाइट। देखिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, हम इसको पढ़ेंगे क्या होते हैं स्फेरिकल, तो बहुत अच्छे से समझ लो। देखो बहुत सिंपल वे में आपको बताएंगे क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर। आप एक फुटबॉल इमेजिन करो, यहाँ पे ये क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, उसमें हवा भरी रहती है। बस ये फुटबॉल हम किसका इमेजिन करेंगे बेटा? ग्लास का, यानी ये क्या हो गया? हॉलो स्फेरिकल ग्लास, यानी फुटबॉल समझ लो, अंदर से खाली है, मतलब कांच की फुटबॉल है ये, ग्लास की। अब बेटा इतना पोर्शन इसका कट कर लो, तो इतना पोर्शन कट करके यहाँ रख लो। कट कर लिया आपने, यानी इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है ना? कौन? स्फेरिकल मिरर। अब एक काम और यहाँ करना पड़ेगा, आपको पॉलिश करना पड़ेगा इसको। एक साइड, इसकी दो साइड है, एक इधर एक इधर, तो पॉलिश करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए फ्री हैं, चाहे आप अंदर पॉलिश करिए या बाहर पॉलिश करिए। तो बेटा जब बाहर पॉलिश करोगे तो किसी दूसरे टाइप का मिरर बनेगा, और जब अंदर पॉलिश करोगे दूसरे टाइप का। दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं, इसलिए दो इसके टाइप हो जाते हैं। किसके? स्फेरिकल मिरर के। तो समझो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास पॉलिश्ड वन साइड। बस सिंपल सी बात। फिर समझ लो कि ये एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है जो एक साइड पॉलिश होता है। बस सिंपल सी बात, इतनी बात आपको लिखनी है। ओके बेटा, ठीक है। चलिए अब हमने इतनी बात समझ ली कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कि हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है जो एक तरफ से पॉलिश्ड होता है और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग होता है। अब देखिए बेटा इसके टाइप देख लो, तो इसके टाइप दो तरह से होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर। समझ ले बेटा इस बात को, कॉनकेव मिरर का मतलब ये होता है बेटा ये वाला, जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश है और इनर सरफेस पे लाइट गिरती है ऐसे जाकर के। ठीक बेटा, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। यानी आप जब भूल जाना कैसे बनाओ कॉनकेव, मतलब बाहर पॉलिश तो कॉनकेव। अब बाहर पॉलिश हो गई तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही हुआ ना अंदर वाला। इनर पार्ट, आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड इनर पार्ट एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हो गया आपका कॉनकेव। अब देखो यहाँ इधर समझ लो कॉन्वेक्स के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, देखो यही पार्ट हम ले रहे हैं, देखो ऐसे। अब इसका इनर पॉलिश कर दिया, अंदर वाला चपटा वाला पार्ट पॉलिश कर दिया, तो ये वाला यहाँ पे लाइट आके गिरेगी, तो इस ये वाला हिस्सा जो है बाहर वाला ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। बाहर पॉलिश यानी उभरे हुए पार्ट पे, चम्मच आप इमेजिन करो, चम्मच जैसे खाते ना स्पून, उसका बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स होता है, अंदर वाला पार्ट कॉनकेव होता है। यानी बाहर पॉलिश तो कॉनकेव, अंदर पॉलिश उभरा हुआ पार्ट पे लाइट गिरेगी तो कॉन्वेक्स मिरर। बस और कुछ नहीं, इसमें सिंपल। देखो बच्चों हमने मिरर तो बना लिया, अब मिरर से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं।
कुछ टर्म पढ़ने हैं। जैसे पहला टर्म हमें जानना होगा कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो देखो समझो, इसको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो आपने जो मिरर बनाया है बेटा, वो आपने फुटबॉल को काट के बनाया है ना, यानी फुटबॉल जैसी जो कांच की बॉल थी उससे काट के इतना हिस्सा काट के बनाया है ना ये वाला। तो जो इसका सेंटर रहेगा जिससे मिरर बनाते हैं, उस गोले का सेंटर, उस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर आपके इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। यानी सेंटर ऑफ इसका सेंटर जिससे आपने बनाया है इसको, यानी सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। फिर समझ लो, देखो भैया हम किसी गोले से काट के तो इसको बनाते हैं, तो कोई गोला है, बिना सेंटर गोल चीज बन ही नहीं सकती, तो इसका सेंटर रहेगा, तो जो इसका सेंटर रहेगा वो तुम्हारे मिरर के लिए सेंटर बन जाएगा, और इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो जिस गोले से काटो, बिना रेडियस से गोला हो ही नहीं सकता, तो उस गोले से जिससे काट के आपने मिरर बनाया है ना, जिससे आपने मिरर बनाया है, उसकी जो रेडियस होगी वो आपके मिरर के लिए क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी लिखना चाहें लिख लें कि द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द मिरर, वी मेक द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए अगला टर्म हम समझेंगे भैया पोल क्या होता है। तो द सेंटर ऑफ मिरर, जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है, तो जो इसका सेंटर होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल। तो सिंपल, द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, समझ लो। तो बेटा देखो ये पोल है, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिससे काट के बनाया। तो बेटा पोल और किसको? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने समझ लिया बेटा इसको कि पहले पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। पी देखो बीचों बीच में है यहाँ पे, और इसी के सामने कहीं पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसको मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अपर्चर देख लो, चीज क्या होती है अपर्चर। देखो ये जो हमारा होता है ना मिरर, ये वाला, तो जो एरिया अवेलेबल होता है रिफ्लेक्शन के लिए, इसी को हम बोलते हैं क्या? अपर्चर। ये एम है और ये एम डैश है, तो एम डैश इज कॉल्ड बेटा क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। फिर से समझ ले कि द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, क्या बेटा बोलेंगे? एरिया ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या? अपर्चर। ये है आपका अपर्चर एम डैश, ये एरिया अवेलेबल है। लाइट यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती है, तो इतना जहां जहां लाइट जाके टकरा सकती है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है बेटा, चले देखो बेटा, ये जो हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जरा आप सब कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन एक थोड़ी सी गलती कर देंगे, पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को बेटा बहुत ध्यान समझना है आपको, ओके, कि कैसे ये काम करता है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। बहुत अच्छे समझिए इसको, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम निगेटिव लेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट को समझ लीजिए। हमने आपको बेटा दो टाइप के मिरर बताए हैं। पहला हमने आपको बताया कॉनकेव मिरर, ठीक, जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है, यानी उभरे पार्ट पे, और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉनकेव मिरर। ठीक, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो देखो बड़ा बड़े ध्यान समझना बेटा, ये हमने इसको पॉलिश कर दिया आउटर, तो ये हमारा क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। बेटा यहाँ कहीं हमारा पोल है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लो हमने लाइन मिला दी एंजॉय करते हुए, ये हमारी क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो कैसे कैसे कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम निगेटिव लेंगे। ये बेटा अंदर वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे, ये पॉलिश सरफेस है, और ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो कुछ नहीं इसमें, देखो अब जो ये पॉइंट है ना बेटा, ये वाला पोल को तुम इसका कोऑर्डिनेट का ओरिजिन मान लो। ये क्या मान लो? ओरिजिन मान के चलो। आपने 9th की कोऑर्डिनेट में खूब अच्छे से समझा होगा कि अगर ये ओरिजिन है तो इधर सारी प्लस होती थी और इधर माइनस होती थी। फिर कोई चीज अगर ऊपर है तो प्लस होती थी और नीचे होती थी तो माइनस होती थी। तो हमें इतना समझना है कि इसको बस ये जो पोल था इसको हम समझ लेंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। तो इधर सारी डिस्टेंस क्या होंगी बेटा? निगेटिव। वी का मतलब यहाँ पे निगेटिव।
है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव। बात समझ गए बेटा? ओके। ऊपर कोई भी चीज आप नापोगे ये वाली लेंथ तो ये आपकी पॉजिटिव आएगी, और अगर नीचे कोई चीज ऐसे मेजर करोगे तो इसकी हाइट जो होगी वो निगेटिव होगी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है भैया। इधर आप देखो ना, आप ऐसे आपने ओरिजिन बनाया तो इधर तो माइनस ही माइनस लेते थे ना, इधर प्लस, तो है तो वही चीज, इसमें कुछ नया तो नहीं है बेटा, इसमें कुछ नया नहीं। ये पोल है, इधर सब पॉजिटिव इधर सब निगेटिव। अगर ऊपर ऐसे हाइट नापोगे ऐसे इसकी, तो चूंकि ये वाली पॉजिटिव होगी तो ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया हमारा किसके लिए? कॉनकेव के लिए। ठीक है, चलो। और ऐसे ही कॉन्वेक्स का भी सेम ऐसे हम कर लेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें ताकि हमें ये पता चले, या कोई कमी आपको लग रही तो उसे आप ज़रूर लिख के हमें बताएं कि सर ये दिक्कत, तो मुझसे अगले वीडियो में ज़रूर इंप्रूव करेंगे। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। चूँकि मैंने अभी शुरू किया है तो मुझे अच्छा लगेगा हाँ कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो और अच्छा मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें अगर अच्छा लग रहा है तो। हाँ बच्चों, अब हमारा टॉपिक आ गया फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ। इसको बहुत आराम समझना, आपको बड़े अच्छे से समझा देंगे क्या फोकस होता है हमारा। देखो ये बेटा हमने बना लिया अपना कॉनकेव मिरर। ओके, ऐसे बना लिया। ये इसका मिड पॉइंट फोकस हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये लाइन हमने मिला दी, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। देखो क्या होता है, मान लो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, ये आई, ये आई, एरो जरूर लगा देना वरना गलत हो जाएगा। ये आई और ये पैरेलल रेज आएंगी तो टकराने के बाद एक पॉइंट से पास होंगी। बेटा क्या होगा, टकराने के बाद एक पॉइंट से पास होंगी, और जिस पॉइंट से पास होंगी बस वही है आपके काम का पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यानी सिंपल, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल। तो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो टकराने के बाद ये गई ऐसे, टकरा गई ऐसे चल दी, तो टकराने के बाद जिस पॉइंट पे सारी मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बस हो गया। पैरेलल आ रही थी भैया ऐसे, पैरेलल टकरा के एक पॉइंट पे काटते हुए निकल गए, तो जिस पॉइंट पे कट करते हुए निकल गए उसी को फोकस बोलते हैं। तो ये देखिए, ये वाली ये कुछ लेंथ हो गई ना, ये वाली यहाँ पोल से और फोकस के बीच, जो पोल और फोकस के बीच लेंथ हुई उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यानी लिखना चाहें आप लिख लें कि रेस coming parallel to principal axis after reflection meet at a point. Rays coming parallel to principal axis after reflection meet at a point and this point is known as focus. और फिर आप लिखेंगे क्या कि distance between, है ना, pole and focus is called focal लेंथ। बस हो गया, सिंपल यार। लाइट ऐसे पैरेलल आई, कट के पॉइंट मिल गए, उसी को फोकस बोलेंगे। जो लेंथ बनी, जो यहाँ से डिस्टेंस बनी, उसी को फोकल लेंथ बोल दिए। ठीक, समझ गए? चलिए देखिए, हमने कॉनकेव का तो समझ लिया। अब आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स का भी बता दिए। देखो इसको हमने अंदर पॉलिश कर लिया, ये हमारा बन गया क्या, कॉनवेक्स। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो लाइट बेटा पैरेलल आ रही है ऐसे, है ना, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, तो ये जाहिर सी बात है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि है ना ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो अब ये इधर नहीं मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे। अब इनको पीछे बढ़ाइए, ठीक, ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए, है ना। तो ये जहां मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बोलेंगे, है ना। और फिर वही लेंथ, ये पोल और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स वाले में गई तो रिफ्लेक्ट हो गए, उनको हमने ये कैसा, ये फोकस कैसा है, ये वर्चुअल फोकस है बेटा। और अभी उससे पहले जो बताया वो रियल फोकस था, ये हमारा क्या है बेटा, वर्चुअल फोकस है। क्योंकि रियल में नहीं काट रही, हमें ऐसा लग रहा है, मिलती हुई हमें लग रही है, अपीयर हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस बोलेंगे। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा बहुत ही आसान है, इसको समझ लो, इसकी प्रूविंग नहीं करनी है आपको, आप बस इसको दिमाग में रखेंगे अपने। देखो बेटा कुछ नहीं है, ये आपका पोल हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये क्या हो गई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक।
तो ये यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच पॉइंट पे एफ होगा आपका, है ना, फोकस। तो क्या रिलेशन आएगा यहाँ से हमारे पास कि भैया जी जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है बस। यानी अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है ना, तो आर कितना होगा, देखो यहाँ रखो 15 × 2 आर 30 हो जाएगा। अगर हमारा आर गिवन है, आर 60 सेंटीमीटर है, तो बताओ एफ कितना होगा, आधा होगा। अगर एफ दिया है तो डबल कर दो और आर दिया है तो आधा कर दो। तो आपका दोनों में रिलेशन समझ में आ गया होगा कि जो एफ होता है वो r/2 होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो अगर ये गिवन है आर, तो हाफ कर दोगे तो एफ मिल जाएगा, या एफ गिवन है तो डबल कर दोगे तो आर मिल जाएगा। बच्चों अब हम समझेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप रे डायग्राम बिल्कुल आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। कैसे बेटा, कैसे इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, चलो हम बता रहे हैं अभी आपको। पहला रूल देखो क्या है, कुछ नहीं, एकदम वेरी सिंपल। भाई देखो ये हमारा बेटा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक, ओके। देखो पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, और अगर फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। ध्यान समझोगे, ये रूल नंबर 1 हो गया कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो बेटा फोकस से ही जाएगी 100%, रख लो। दूसरा समझो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, ये हमारा आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ से ऐसे रे जा रही है ना, ये फोकस है, यहाँ पे फोकस से गई तो अब ये कहाँ जाएगी, अब ये पैरेलल होके जाएगी, ऐसे पैरेलल गई तो फोकस से गई तो पैरेलल हो गई। फिर समझेंगे बेटा, क्या पैरेलल जा रही तो फोकस से निकलेगी, फिर दोनों दूसरे को उल्टा है, पैरेलल तो फोकस, फोकस से तो पैरेलल, ठीक। ये दोनों रूल समझ गए होंगे। तीसरा देखो, तीसरा रूल यहीं पे समझ लो कि अगर कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, है ना। ये मान लीजिए हमारा पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। तीसरा रूल हम समझ रहे हैं, ये लाइट रे जा रही है एंजॉय करते हुए, ठीक। ये यहाँ से गई सी से, तो बेटा जिस रास्ते वो जाएगी उल्टे पाँव वापस भाग लेगी, ठीक। यानी क्या होगी, अनडेविएटेड, वो वापस उसी सेम पे आ जाएगी। पैरेलल तो फोकस से तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वापस उसी रास्ते आ गई। अब चौथा रूल समझ लो, मान लो ये लाइट रे यहाँ पे गिरती है ऐसे, ये पहले आप सिल्वर पॉलिश कर लें, यहाँ पे सिल्वर पॉलिश कर लें। ये लाइट रे गई तो जितना एंगल ये यहाँ पे आते हुए बनाएगी उतना ही एंगल ये निकलते हुए बनाएगी, ऐसे थीटा थीटा दोनों एंगल बराबर होंगे। बेटा ये 4 रूल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम उसके लिए। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लाइट रे जा रही तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से जा रही तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये सी से जाएगी तो वापस सी पे लौट आएगी। इन सब का बहुत यूज है बेटा। और चौथा कि अगर पोल पे गिर रही तो जितना एंगल गिरते हुए बनेगा उतना ही निकलते हुए बनेगा। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक। हम एक मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर, है ना, और उसके सामने अलग अलग पोजीशंस पे हम बेटा क्या रखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, और फिर चेक करेंगे कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखो, 6 केस इसमें हमें टोटल पढ़ने हैं। अभी आपको 6 के 6 रखा देंगे यहीं पर, बिल्कुल समझा देंगे, दिमाग में आपको फीड कर देंगे। देखिए ये हमारा आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक। ये तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो इतना ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, आप जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब देखो ये आपका फोकस हो गया, ठीक, इतना ही पीछे आपका सी हो जाएगा। तो पहले हम इसको रखेंगे इन्फिनिटी पे, मतलब पता नहीं कहीं भी रखा है, मान लीजिए यहाँ पे रखा है ऐसे, ठीक, ऐसे रखा है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। तो क्या होगा बेटा, रेज पैरेलल जाएंगे ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो ये कहाँ मिलेगी, बताओ बेटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कट करेंगे, फोकस पे तो कट करेंगे। तो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बना, देख लीजिए, ठीक है। आप पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका तो होगा इमेज बनेगा कहाँ, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन इमेज की क्या बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज। अगर इनको नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूँ, लिख लें। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, आप लिखेंगे एट फोकस। फिर
इसका नेचर कैसा होगा, इसकी क्वालिटीज क्या होंगी। तो इसका नेचर क्या होगा इमेज का, देखो रियल में कट कर रही है, कहीं डॉट डॉट नहीं है, यानी रियल में कट कर रही है। तो इमेज कैसी है, इमेज इज रियल, यहाँ लिखेंगे इमेज इज रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। ठीक, हमें दो चीजें सब में ये लिखना है, हमें सिर्फ सब में यही बताना है बेटा कि पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज और व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, बस यही हमें बताना है, पोजीशन और नेचर। सब में 6 केस है, 6 के 6। तो बेटा पहला केस में इन्फिनिटी पे आ गए, अब हम थोड़ा बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे करते करते हम 6 केस डिस्कस करेंगे। चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं बेटा, ये समझ में आ गया होगा। फिर से को बता देते हैं, देखो इन्फिनिटी पे रखा है ऐसे दूर, पता नहीं कहाँ, लेकिन रेस तो बेटा पैरेलल ही आएंगे ना इन्फिनिटी पे, ऐसे ऐसे आई तो टकरा कर कहाँ फोकस से मिल गई, वही इमेज बन गया। समझेंगे अगला क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पोल हो गया, यहाँ एफ होता है ना, और ठीक इतना ही पीछे हमारा सी होता है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ है, यहाँ पर बियॉन्ड सी। देखो पहला केस इन्फिनिटी का, दूसरा बियॉन्ड सी, फिर अगला स्टेशन क्या आएगा, सी पे आओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ, ऐसे करते गिन लो 6 बनेंगे। देखो पहला इन्फिनिटी का, दूसरा यहाँ बियॉन्ड सी, फिर एट सी 3, बिटवीन सी एंड एफ 4 केस, चौथा केस, पांचवा एट एफ और छठा यहाँ। 6 केस हमें टोटल पढ़ने हैं। इन्फिनिटी वाला हमने पढ़ लिया, प्रोसेस सबका बेटा वही है, सबका प्रोसेस वही है, एकदम आसान, एकदम हलवा। कितना आसान, देखो बेटा ये समझ गए। अब कहाँ पर हमारा बियॉन्ड सी है, देखो वही काम, पैरेलल ले जाना है, हाँ ये पैरेलल ले गए तो हमने सीखा है कि जो पैरेलल जाएगी वो पक्का फोकस से होकर निकलेगी। और आप सी से निकाल दो, है ना, एक सी से निकाल दो, गई उल्टे पाँव वापस आई, तो जो दोनों जहाँ कट की वहीं पे आपके बन गया इमेज। ये ए बी, तो ये आपका ये पैर, ये पैर है, खोपड़ी, खोपड़ी नीचे पैर ऊपर, यानी बी डैश ए डैश। आप देखो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो 2 रे लेके चलो, एक पैरेलल और एक सी से निकाल दो, दोनों कट कर दी, कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो बेटा कहाँ पर है, देखो सी और एफ के बीच में, तो लिख दो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, आप लिखोगे बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या लिखोगे आप, रियल है, बिल्कुल सही बात है, रियल है, इमेज इज रियल, फिर है बेटा इन्वर्टेड, फिर है स्मॉलर, छोटी, बस हो गया है, सिंपल कुछ नहीं। बियॉन्ड स्विच, बियॉन्ड पे सी है, देखो पैरेलल फोकस से, सी से गुजरी, दोनों कट कर दी, यही आपको बताना है। कहाँ बनेगी, कैसा नेचर, यही बताना है। 2 केस हमने पढ़ लिए बहुत आसानी से, मज़ा आ गया बिल्कुल पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर देखो बना लो आप, ये आपने बना लिया क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक बेटा, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, तो ये देखो एफ हो गया, ठीक इतने ही पीछे इसके सी हो गया। तो हम कहाँ तक चले आए थे, पहले इन्फिनिटी पे आ गए थे, बियॉन्ड सी आ गए थे, बियॉन्ड था तो बिटवीन बना था, अभी आपको बताते हैं। अब कहाँ हो गए बताओ, अगला स्टेशन क्या होगा, इन्फिनिटी पे थे भैया, यहाँ आ गए बियॉन्ड, अगला यही तो आगे रुकोगे, तो अब सी पे आ गए, कहाँ पे आ गए बेटा, सी पे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब देखो सी वाले को ध्यान समझना जरा, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है। देखो पैरेलल गई तो कहाँ से निकली बेटा, फोकस से, और फोकस से निकालोगे तो जाहिर सी बात है कहाँ होगी, पैरेलल। ठीक, ये डायग्राम जब आप उससे बनाएंगे प्रॉपर वे में, गोला खींच के, तो कुछ ये ऐसे कट करेंगे, यहीं पे कट करेंगे रेस। कहाँ कट करेंगे, जहाँ पर ये आपका ये ऐसे आएंगी, इस तरह से, है ना, ये इस तरह से आएगी, और ये वाली कुछ ऐसे आएगी, थोड़ा सा यूं। ठीक, ध्यान समझो, हमने क्या बताया, देखो ये पैरेलल गई, फोकस से निकली, और ये फोकस से गई तो पैरेलल हो गई, दोनों कहाँ कट कर रही हैं, सी पर ही कट कर रही हैं, यानी इमेज वहीं बन रहा है जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। क्या बताओगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर समझो, यहाँ पे रखा हमने पैरेलल, सब में एक तो पैरेलल सब में ले जा रहे हैं ना, कोई भी उसकी खोपड़ी से तो ले ही जा रहे हैं, पैरेलल फोकस से। अब यहाँ एक फोकस से निकाला, यहाँ से निकाल दिया, दोनों यहीं पे सी पे कट कर दी, तो क्या बोलोगे, पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ लिखोगे इमेज
विल फॉर्म एट सी। सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इमेज बनेगा, ठीक। अच्छा, नेचर क्या है? नेचर है आपका रियल, रियल इन्वर्टेड, और क्या है? सेम साइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेम साइज का बन रहा है, सबसे खास बात है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वेयर यू विल पुट द ऑब्जेक्ट टू गेट सेम साइज ऑफ इमेज। आप तुरंत बोलेंगे भैया जी सी पे रखेंगे सेम साइज का मिलने के लिए, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो थर्ड केस भी हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फिर से आप चेक कर सकते हैं, हमने 6 केस बनाए, 6 स्टेशन आप ध्यान रखेंगे। देखो ये पोल हो गया आपका, ये इन्फिनिटी वाला एक, पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, बना लीजिए पहले एफ, यहाँ पे सी, पहले इन्फिनिटी पे पहला केस, दूसरा यहाँ बियॉन्ड सी था तो बिटवीन बना, है ना। यहाँ देखो सी पे था तो सी पे ही बना। अब हम कहाँ पर आ गए बेटा? यहाँ पर आ गए। कहाँ है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, नाम डाल दें इसका ए बी। चलो बेटा पैरेलल लेके चलो, तो जाहिर सी बात जो पैरेलल जाएगी वो तुरंत एंजॉय करते हुए यहाँ फोकस से निकल जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो बेटा ऐसे निकलेगी, है ना। ये फोकस से गई, देखो ना, तो ये पैरेलल हो गया। देखो कट कहाँ कर रही है? यहाँ बियॉन्ड सी कट कर रही है। अब इसके बाद सी के बाद आपकी इमेज धीरे धीरे बड़ी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सी पे तो सेम साइज, छोटा फिर सेम साइज। अब सेम साइज के बाद क्या, जाहिर सी बात है बड़ी ही तो होगी, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बड़ी होते होते सेम साइज की आ गई, अब लार्जर होने लगी, ठीक। लेकिन इन्वर्टेड ही रहेगी, खोपड़ी नीचे पैर ऊपर, ठीक है। ध्यान समझो। तो हमने बेटा क्या समझा कि ये बिटवीन था, एक पैरेलल, देखो सब में पैरेलल ले जा रहे हैं, फोकस से निकाल रहे हैं, इसमें फोकस से गई, यहाँ कट कर दी। तो आप क्या लिखोगे? पोजीशन। क्या आई बेटा? पोजीशन इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज। अब बार बार नहीं लिख रहे हैं जी, आप समझ जाया करो। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बियॉन्ड सी, ठीक। नेचर कैसा है बोलो? नेचर है रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और कैसी बेटा? रियल है, उल्टा है, और क्या है? लार्जर है। अभी तो मजा आना शुरू होगा, ठीक। क्या हो गई? लार्जर हो गई, ठीक। रियल इन्वर्टेड लार्जर। फिर समझ लो इसको, हमने बिटवीन रखा मेरे बच्चे, पैरेलल गई तो फोकस से गई तो पैरेलल, ये दोनों यहाँ एंजॉय करते हुए कट कर ली, यहीं पे हमारी बन गई इमेज। बड़ी है ना थोड़ी इससे, देखो कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। देखो यहाँ हम जब बियॉन्ड रखते थे ऑब्जेक्ट को तो बिटवीन बनती थी, अब हमने बिटवीन रखा तो बियॉन्ड बनी। याद रख लो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड है तो इमेज बिटवीन है, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन है तो इमेज बियॉन्ड है, ठीक। अभी मैं आपको बिल्कुल सब यहीं पे रटा दूंगा एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इधर की तरफ। फिर से अपना प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटे। चलो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हमारी हो गई एफ, ऊपर कर लीजिए, ये हो गया सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? देखो पहले इन्फिनिटी था, बियॉन्ड आया, सी पे आया, बीच में आया, अब यहाँ आ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो ऐसे गया एंजॉय करते हुए, फोकस की पेंसिल पहले जा रही है ना, यहाँ श्यूम फोकस से ही निकलेगी, ठीक। ऐसे फोकस से निकलेगी, है ना। अब देखो निकल गई फोकस से, अब एक यहाँ गिरा दो, जितना एंगल गिराते हो उतना ही बाहर निकल आएगा। ये कभी नहीं आगे मिलेंगी, देख रहे हैं पैरेलल है, ये कभी नहीं आगे मिलेंगी। और जब कभी नहीं आगे मिलेंगी तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी? हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज बेटा क्या होगी? ऑब्वियस सी बात, जब मिलेंगे नहीं तो क्या होगी? इन्फिनिटी होगी, ठीक। क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ इमेज आप लिखोगे इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, है ना। इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा बोलोगे? रियल इन्वर्टेड लार्जर, ठीक है, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब लास्ट केस और समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो क्या बोल रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो धीरे धीरे बढ़ते चले आए हम, अब देखो यहाँ आ गए, अब आखिरी वाले केस पे आ गए। अब फिर आपको समराइज कर देते हैं एक बार। देखो ये पोल हो गया आपका, पहले हम कहाँ थे बेटा? पहले हम थे इन्फिनिटी पे, यहाँ बना लो एफ, ये बना लो सी। पहले इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी आए,
एट सी आए, यहाँ बताओ भाई, यहाँ से यहीं पे तो आओगे, यहाँ रख लो तो भी बियॉन्ड माना जाएगा, यहाँ रख लो तभी बियॉन्ड माना जाएगा। तो यहाँ से यहाँ है सी पर, अब यहाँ भी रखोगे तो भी सी और एफ के बीच में, यहाँ रखोगे तो भी सी और एफ के बीच में। तो हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ, पहला केस इन्फिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा हम कहाँ आ गए बेटा, बिटवीन पोल एंड एफ। देखो वही काम पैरेलल, तो ये बेटा कहाँ से निकलेगी, फोकस से, ठीक। और कुछ एंगल पे गिरा दो इसको, ये ऐसे, ठीक। अब देखो ये पैरेलल नहीं है, इनको अगर पीछे बढ़ाओगे तो बेटा मिल जाएंगी। ये देखो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आप, ठीक। तो जहां मिल जाएंगे वहीं पर क्या बन जाएगा आपका, ए बी, ये पैर ये खोपड़ी, ये पैर ये खोपड़ी, ठीक। तो कैसी इमेज बनेगी, देखो डॉट डॉट है तो पक्का वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो हमारे छठे केस में क्या है कि इमेज पीछे बन रही है, कहाँ बन रही, पीछे बन रही। तो आप दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि पोजीशन क्या है इसकी, लिखोगे बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, पक्का पूछा जाता है ये, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर। अब नेचर इसमें बदलाव हो गया, क्या बदलाव हो गया, सब में तो रियल था लेकिन ये कैसा हो गया, वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, इन्वर्टेड थी लेकिन इसमें इरेक्ट है, सीधी सीधी। देखो ये पैर ये खोपड़ी, ये पैर ये खोपड़ी, तो कैसी हो गई, इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और मच लार्जर। कैसी हो गई, बहुत बड़ी इमेज मिली, ठीक। तो ये हमारे 6 केस थे, सबको समझ में आ गए, बिल्कुल आसान। चलो समराइज कर देते हैं एक बार, ठीक। कुछ नहीं भाई, देखो समझो, फिर समझो बेटा, देखो सारे केस को समराइज कर देते हैं। ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, ठीक। रिवाइज कर देते हैं एक बार, ठीक। ये हमारा हो गया पोल, ठीक। अब देखो पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, पहला केस, तो इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी इमेज, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे ये कट कर रही है सब, कहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। याद करो अभी इससे पहले पढ़ा है कि जब हमने फोकस पे रखा था ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे। फिर हमने क्या पढ़ाया भैया जी आपको कि बियॉन्ड सी है, कहाँ है, ये देख लो, बहुत बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, एक बारी में आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा, समझ तो गए हैं आप अच्छे से। देखो ये एफ, ठीक पीछे सी। अब देखो बियॉन्ड सी रखा था ना, ये आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और ये आपकी इमेज की पोजीशन है, ठीक। देखो बियॉन्ड सी कहाँ बना था, बिटवीन एफ एंड सी, यानी जब बियॉन्ड सी है तो बिटवीन बन रहा है, और जब क्या है, बिटवीन एफ एंड सी है, क्या है, बिटवीन एफ एंड सी है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बियॉन्ड सी, यानी जब बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन, और जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज कहाँ है आपकी, बियॉन्ड सी। देखो सब कोरिलेटेड, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। सी पे तो बिल्कुल सिंपल है, सी पे भैया सी पे इमेज बनेगी, सी पे बनेगी, ठीक। एफ वाला बता ही दिया, इन्फिनिटी पे यहाँ रहेगी तो पीछे बन जाएगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं इस तरह के वीडियो आगे भी कंटिन्यू कर पाऊंगा। देखिए अगर आप लाइक नहीं करें तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है और फिर मैं उस कमी को लेकर के बैठा रहूँगा, फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा तो लाइक करें, लाइक करने में कोई टैक्स नहीं है, कोई आपको कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसके मतलब इसका प्लस पॉइंट ये कि मुझे अच्छा लगेगा हाँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं और मुझे बनाना चाहिए, ठीक। तो सारा समराइज कर दिया मैंने, इन्फिनिटी तो फोकस, फोकस तो इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी तो बिटवीन, बिटवीन तो बियॉन्ड, सी तो सी, ठीक। लास्ट वाला केस समझा ही दिया मैंने आपको।